हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इंसा स्टडी हब पे। मैं नजीर राहिल एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज से हमारा एक नया टॉपिक प्रारंभ हो रहा है जिसका नाम है भारत का इतिहास। दोस्तों, कोरोना वायरस की ये दूसरी लहर काफी भयानक है। दोस्तों, कोरोना वायरस जो है ना वो काफी स्वाभिमानी और आत्मसम्मानी वायरस है। वह घर के अंदर अटैक नहीं करता, वह बाहर में अटैक करता है। तो इसीलिए प्लीज भीड़ भाड़ से बचें और अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई से अपने संबंध बना करके रखें। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं भारत के इतिहास को। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे भारत के प्राचीन इतिहास पे फोकस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ी सी भारत के इतिहास को जान लेते हैं कि भारत के इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, भारत के इतिहास को समझने के लिए हमें तीन भाग को पढ़ना पड़ता है। भारत के इतिहास को तीन भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। कौन कौन से? तो एक है प्राचीन भारत, ठीक है, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। ठीक है, तो ये तीनों को क्रम में बांट करके हम पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे कौन सा? तो प्राचीन भारत। तो आइए एक बार देख लेते हैं इन तीनों का जो भाग है इसमें डेट वाइज से। ठीक है, तो देखिए, मानव आदि मानव से लेकर जब मानव जंगल में रहते थे और जंगल से निकलकर सभ्यता विकसित करने की ओर बढ़े, यानी आदि मानव से लेकर के सभ्यता विकसित करने के कालक्रम को हम प्राचीन भारत की संज्ञा देते हैं। अब हम देखते हैं मध्यकालीन भारत को। 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक के काल को मध्यकालीन भारत की संज्ञा दी गई है। 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक के काल को मध्यकालीन भारत की संज्ञा दी गई है। वहीं हम आधुनिक भारत की ओर बढ़े तो आधुनिक भारत 1707 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी यानी कि भारत आजाद हुआ तब तक के काल को हम आधुनिक भारत की संज्ञा देते हैं। इसमें कौन कौन से भाग हमने पढ़ा? तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, इस क्रम में हम इतिहास को तीन भागों में जान लेंगे और अच्छे से इतिहास को समझेंगे। ठीक है, अब हम प्रारंभ करेंगे प्राचीन भारत को। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए प्राचीन भारत के इतिहास को निम्न दो स्रोतों के माध्यम से समझा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास को दो स्रोतों के माध्यम से समझा जाता है। वह कौन कौन से स्रोत है? तो देखिए, एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत यानी कि कुछ अवशेषों के माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, और साहित्यिक स्रोत यानी कि कुछ लिखित माध्यम से यानी कुछ लिखे हुए शब्दों में हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं और इसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत के द्वारा हमें कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से अवशेष है जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। देखिए, जैसे खुदाई के दौरान हमें सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, सिक्के प्राप्त हुए, कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई, कुछ मृदभांड प्राप्त हुए। मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन। ठीक है, वही हम कुछ पत्थरों पे लिखे हुए अभिलेख प्राप्त हुए। ठीक है, इत्यादि। तो सिक्के को देख करके हमें क्या पता चलता है कि उस समय किस प्रकार का सिक्का चलता था, चांदी का, सोने का, तांबे का इत्यादि कैसा सिक्का चल रहा था। ठीक है, फिर वही हम देखें मूर्तियां, तो उस समय किस देवी देवताओं की पूजा होती थी, उस काल में किस देवी देवताओं की पूजा होती थी। वही हम देखें तो उस समय किस कैसे मिट्टी के बर्तन प्रयोग किए जाते थे। उस समय लाल और सफ़ेद, लाल और ब्लैक वेयर के मिट्टी के बर्तन काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते थे और बर्तनों पे काफ़ी अच्छे चित्र अंकित किए जाते थे। ठीक है, बर्तनों पे काफ़ी अच्छे चित्र अंकित किए रहते थे। ठीक है, वही हम देखें अभिलेख, तो पत्थरों पे काफ़ी छोटे छोटे पत्थरों पे काफ़ी अभिलेख लिखे होते थे। ठीक है, अभिलेख कुछ कुछ लिखे हुए थे, उसके माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। वही हम देखें साहित्यिक स्रोत में, तो साहित्यिक स्रोत में जैसे कि कुछ हमें पुस्तक प्राप्त हुए जिसके माध्यम से हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, वेद, चाणक्य का अर्थशास्त्र इत्यादि के माध्यम से हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम प्राचीन भारत को समझेंगे। ठीक है, प्राचीन भारत। दोस्तों, प्राचीन भारत को समझने से पहले थोड़ी सी हम डेट्स को समझेंगे, वर्ष। इसको काफी लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है वर्ष में, तो आइए हम देखते हैं। देखिए, ये जीरो है। ठीक है, ये जीरो है। ठीक है, अभी प्रारंभ में जो वर्ष चल रही है 2021। ठीक है, 2021। इससे पहले क्या रहा होगा? 2000। इससे पहले क्या रहा होगा? 1000। ठीक है, 2000, 1000। कभी तो जीरो रहा होगा ना, कभी तो जीरो रहा होगा। तो माना जाता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को हम ईस्वी कहते हैं। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को हम ईस्वी कहते हैं और ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को हम ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले जो डेट्स चलते थे वो अपोजिट क्रम में चलते थे, जैसे कि
5000 ईस्वी, 4000 ईस्वी अपोजिट क्रम में चलते थे, पीछे की ओर बढ़ते थे। ठीक है, वही हम इसमें देखें तो इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एडी, एडी। ठीक है, ईस्वी को अंग्रेजी में कहते हैं एडी यानी कोई एनो डोमिनी। वही हम ईसा पूर्व को कहते हैं बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। तो दोस्तों आपको इसलिए ईस्वी और ईसा पूर्व में कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए प्राचीन भारत को 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। ठीक है, पहले तो हमने देखा कि इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। अब हम देख रहे हैं कि प्राचीन भारत को 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। वह कौन कौन से भाग है, तो आइए समझते हैं। देखिए प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री। आदि ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्ट्री, आदि ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री। फिर ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्ट्री। ठीक है, ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्ट्री। ठीक है, देखिए प्रागैतिहासिक काल में इस समय के काल में कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। इस समय के काल में कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, वही हम आदि ऐतिहासिक काल में देखें तो इस समय लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। इस समय लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, वही प्रागैतिहासिक काल में देखें तो उस समय पाषाण युग चल रहा था। उस समय कोई लिखित स्रोत नहीं मिले थे, केवल क्या मिला था, तो पत्थरों पे लिखी हुई अभिलेख पदार्थ मिला था, जिससे हमें कुछ ढंग से हमें जानकारी नहीं मिलती है लिखित रूप से। ठीक है, उस समय केवल पाषाण युग चल रहा था। फिर मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की, तो सबसे पहले तांबे की खोज की। ठीक है, तो पाषाण काल के बाद ही जस्ट स्टार्ट होता है ताम्र पाषाण काल। ठीक है, ताम्र पाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या स्टार्ट हुआ, तो पाषाण युग और ताम्र पाषाण काल। वही हम आदि ऐतिहासिक में देखें तो इस समय कोई लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसी क्रम में चल रही थी कास्युगीन सभ्यता। कास्युगीन सभ्यता क्या होता था, जो प्रागैतिहासिक काल में ताम्र पाषाण चलती थी यानी तांबे की खोज हुई थी, वहीं प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आदि ऐतिहासिक काल में टीन की खोज हुई। ठीक है, टीन की खोज हुई यानी कि तांबा और टीन के मिश्रण से क्या बनता है, कांस्य बनता है। तांबा और टीन के मिश्रण से कांस्य बनता है, यानी कि इस सभ्यता को हम कास्युगीन सभ्यता कहते हैं, जो आदि ऐतिहासिक के क्रम में प्रारंभ हुई। ठीक है, आगे की ओर हम बढ़े तो आगे की ओर में देखें तो ऐतिहासिक काल। इस समय लिखित साक्ष्य मिले भी और हमने इसे पढ़ा भी। ठीक है, लिखित साक्ष्य मिले भी और इसे पढ़ा भी गया। माना जाता है कि इतिहास की शुरुआत यहीं से होती है, जैसे वैदिक काल। ठीक है, इसमें 4 वेदों का अध्ययन किया जाता है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, 4 वेदों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि लिखित रूप से मिला और इसे पढ़ा जा सका है। ठीक है, अब आइए हम कुछ देखते हैं। देखिए जैसे कि प्राचीन काल को ऊपर दिए गए 3 भागों को सबसे पहले, यानी देखिए इस प्रकार के विभाजन, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इस प्रकार का विभाजन सबसे पहले जगनेश थॉमसन द्वारा किया गया था। इस प्रकार का विभाजन सबसे पहले किसने किया था, 1820 ईस्वी में जगनेश थॉमसन द्वारा इस प्रकार का विभाजन किया गया था। ठीक है, वही हम देखिए प्रागैतिहासिक काल का, तो प्रागैतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रसफूट को माना जाता है। किसे माना जाता है, रॉबर्ट ब्रसफूट को प्राचीन एवं प्रागैतिहासिक काल का जनक कहते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रसफूट को माना जाता है। ठीक है, वही हम देखें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहते हैं, यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग जो इसके खोजकर्ता थे उसके जनक किसे कहते हैं, तो इसे जनक कहते हैं अलेक्जेंडर कलिंगम को। ठीक है, अलेक्जेंडर कलिंगम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या पढ़ा, तो हमने पहले देखा कि इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। वो कौन कौन से भाग है, तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। ठीक है, फिर हमने देखा कि प्राचीन इतिहास को जानने के लिए 2 स्रोतों का जानना काफी जरूरी होता है। कौन कौन से स्रोत है, तो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। फिर हमने कुछ डेट्स को समझा कि ईस्वी किसे कहते हैं और ईसा पूर्व किसे कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के से पहले को हम ईसा पूर्व कहते हैं और जन्म के बाद को हम ईस्वी कहते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा प्राचीन भारत को 3 भागों में बांट करके वो कौन कौन से भाग है, तो प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, फिर हमने देखा कि इस प्रकार का विभाजन सबसे पहले किसने किया था, तो इस प्रकार का विभाजन सबसे पहले जगनेश थॉमसन द्वारा किया गया था। इस प्रकार का विभाजन सबसे पहले जगनेश थॉमसन द्वारा किया गया था। वही हम देखें कि प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहते हैं,
प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रसफूट को कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रसफूट को कहा जाता है। फिर हम देखें कि पुरातात्विक विभाग का जनक किसे कहते हैं? तो पुरातात्विक विभाग का जनक अलेक्जेंडर कलिंघम को कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे ये प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के पीरियड में हम देखेंगे पाषाण काल को, ठीक है, पाषाण युग यानी कि स्टोन एज। स्टोन एज को हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। कौन कौन से? पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले कृषि की खोज कब हुई, कौन से औजार इसमें यूज किए जाते थे, सबसे पहले कौन से जानवरों को खोजा गया, कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को देखेंगे और इसके साथ हम प्रारंभ करेंगे भारत के प्राचीन इतिहास को। दोस्तों यदि यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।